हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमबीबीएस की 2025 को टारगेट करते हुए हम चला रहे हैं पहली श्रृंखला। वो है दोस्तों आज 8 नंबर की क्रिकेट सीरीज है और आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो हमारे जो है प्रश्न सॉल्व करने का तरीका आप चाहते होंगे अपन वीडियो में बहुत अच्छा आपको लाभ भी हो रहा होगा। यदि आप एमबीबीएस 2025 में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। जरूर। कल मैंने एक शायरी सुनाई थी कि गिर जाना मेरा अंत नहीं, उसका जो आज अगला पार्ट सुना देता हूँ। ये मुखड़े पर धूल लगी माना। क्या जब वो मतलब आसमान से गिरता है तो उसके आगे का हिस्सा क्या है? मुखड़े पर धूल लगी माना, ये माथा फूटा माना, लेकिन माना की गालों पर थप्पड़ हमने खाए है। ये जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आंखें अटक गई। पसलियों से रक्त निकलता है, जिस गया है लेकर में घुटना और वृद्ध संगे चलता है। माना की सांसें अटक रही हैं, धक्का लगता धड़कन से तो मान लिया कि कांप गया है खून बदन अंतर से। फिर भी आंखों से अंगारे रत्नों से तूफान लाएंगे, हम गिर गिर कर धरती से हर रोज खड़े हो जाएंगे और एक दिन कहेंगे कि मिट्टी के बीच लिया तारा तो नगर में ढोल पिटा देगी। अंधेरे मौला पर अंधेरे अनंत नहीं, अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत। और सफलता कभी अंत नहीं होती है दोस्तों। चलिए संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, विजय तुम्हारी निश्चित है। बस आज तो निश्चित है। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा दोस्तों। एमपीएससी में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आपको इसका पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां डेली पीडीएफ देखते हैं, पढ़ाता आते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संदर्शन में कौन ईश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करता है? Hence, हम जानते हैं कि जो षड दर्शन है, अभी मैं षड दर्शन की हिस्ट्री में क्लास पढ़ा रहा हूँ। ये षड दर्शन कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। इन 6 दर्शनों में से अगर बात की जाए तो सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ईश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करता। और सांख्य दर्शन के दोस्तों आपसे पूछा जाए प्रतिपादक कौन है तो आप क्या बताएंगे? कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन के क्या है? प्रतिपादक है कपिल मुनि। आपसे पूछिए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? पतंजलि साहब जो है योग दर्शन के प्रतिपादक। आपसे पूछे न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो आप क्या बताएंगे? गौतम जो है न्याय दर्शन के है। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? पराग है। बात सांख्य दर्शन की दोस्तों करें तो आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम भारतीय दर्शन कौन सा? प्राचीनतम भारतीय दर्शन कौन सा तो आप क्या बताएंगे? सांख्य दर्शन है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन दोस्तों कितने प्रमाण मानता है? तो जो 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है। कितने प्रमाणों को? 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है। और जो उपमेय प्रमाण है उसको स्वीकार नहीं करता। यह दोस्तों कहता है कि ईश्वर ने जो है जीव को नहीं बनाया हुआ है, ऐसा कहता है। ईश्वर के अस्तित्व को हाँ स्वीकार करता है। मूल तत्व कितने मानता है दोस्तों? तो मूल तत्व जो है 2 तत्व मानता है। एक है आपका प्रकृति, क्या है? एक प्रकृति है और एक पुरुष है। इन्हीं के संयोग से क्या हुआ है? जीवन का सृजन हुआ है। और प्रकृति जो अपने सहज रूप के कारण क्या करती है? जीवन का विकास करती है। फ्रेंड्स कुल तत्व कितने स्वीकार किए हैं? जो कुल तत्व दर्शन में स्वीकार किए हुए कितने? 32 तत्व स्वीकार किए। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा प्रश्न का जो है जानकारी का ये तरीका रहता है। और जो है सांख्य दर्शन से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपसे बनेगा एक प्रश्न। और क्योंकि ये क्या है? 2 तत्व स्वीकार करता है, इसलिए इस दर्शन को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? इस दर्शन को जो है द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं प्रश्न की। अगला प्रश्न है कालीगुड्डा के युद्ध में बहमनी समूह में कौन राज्य शामिल नहीं था? क्या होता है फ्रेंड्स? शामिल नहीं था। इसलिए दोस्तों प्रश्न को समझिएगा, आंसर अपने आप में आ जाएगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिए, आंसर अपने आप में आ जाएगा। तो इसकी बात की जा रही है तालीकोटा युद्ध की दोस्तों बात की जा रही है। बात की जा रही है तालीकोटा युद्ध की बात की जा रही है दोस्तों में। थोड़ा सा दक्षिण भारत का हिस्सा अगर बना तो यहाँ पर क्या है आपका साउथ इंडिया है। ऊपर जो है दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। हालांकि 15 में तो खत्म हो गया था। 15 में शासन था। क्या हो समझिएगा प्रश्न। ये दक्षिण भारत है। इस दक्षिण भारत में जो दोस्तों ये वाला राज्य हुआ करता था, ये वाला राज्य इसे क्या कहते थे फ्रेंड से? विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? विजयनगर साम्राज्य कहते थे। और जो ये वाला राज्य होता था इसे क्या कहा जाता था? बहमनी साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहते थे? बहमनी साम्राज्य। ये क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था। विजयनगर क्या था? हिंदू साम्राज्य था। इस समय पर दोस्तों जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था इस समय पर जो विजयनगर के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था तिरुमल हुआ करते थे।
कौन राजा होते थे? तिम्मल नाम के जो है शासक हुआ करते थे। और इसका जो तिम्मल का मुख्य सेनापति था वो कौन था? आपका राम राय जो है मुख्य सेनापति था। अब दोस्तों जो इधर बहमनी राज्य में है, बहमनी जो है किन्होंने एक क्या बनाया? संघ बनाया। इनके खिलाफ जो है युद्ध करने के लिए बहमनी राज्य ने जो है विजयनगर से युद्ध करने के लिए एक संघ बनाया। इस संघ में कितने राज्य शामिल थे? 4 राज्य शामिल। कौन कौन से? एक तो था आपका बीजापुर राज्य, ध्यान रखिएगा बीजापुर था एक था। और दूसरा राज्य जो था आपका वो गोलकुंडा था। बीजापुर हो जाएगा, गोलकुंडा हो जाएगा, और बीदर हो जाएगा, बीदर हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा आपका? अहमदनगर हो जाएगा। ये दोस्तों 4 राज्य संघ में शामिल थे। कौन से संघ में? बहमनी संघ में। और इसमें जो बरार राज्य आपका शामिल। इन दोस्तों सभी के मध्य में मिलकर ये क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध का दोस्तों परिणाम क्या हुआ? बहमनी राज्य ठीक है। ये युद्ध फ्रेंड्स कब हुआ? आपसे ये पूछा जाएगा, आप क्या बताएंगे? ये युद्ध जो था 1515 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है ये कालकों का युद्ध है। इसे जो है बन्नी हत्ती का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे बन्नी हत्ती का युद्ध भी कहते हैं इसे। और इसे एक नाम और दिया जाता है, राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। फ्रेंड्स तो ये क्या है हमारी बहमनी के बारे में था। दोस्तों युद्ध में जो है बहमनी साम्राज्य की विजय हो जाती है। विजयनगर का हिंदू साम्राज्य लगभग पतन की अवस्था में होता है। जो यहाँ की कला संस्कृति होती है, मंदिर होते हैं, तोड़ दिए जाते हैं हिंदुओं के साथ में। मुस्लिम शासकों ने जैसा कि लगातार दुर्व्यवहार किया है वैसा ही दुर्व्यवहार यहाँ पर भी किया जाता है। जहाँ तक कि दोस्तों सुंदर और जवान महिलाओं के साथ बात होगा। चलिए करिए जो तिरुमल रहते हैं ना, ये फ्रेंड्स तिरुमल जो थे इन्होंने अपना राज्य परिवर्तित किया, मतलब दूसरी जगह राजधानी बनाई और इन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की। और हिंदू वंश की जो है स्थापना कर दी, जो कि क्या है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राज्य। इतनी जानकारी आपको प्रश्न मिलेगी। चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने जो पूछ रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कौन सा समाचार पत्र प्रभावित हुआ था? फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरी पूरी जानकारी बता दूंगा इस प्रश्न में। कभी जो जीवन में भूलेगा नहीं, क्योंकि मान्यता प्रश्न मेरे देखते हैं ना, मैं सिर्फ टिक नहीं लगाता हूँ, ना ही दोस्तों मैंने कभी लगाया है। इसे क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक कहता हूँ। इस टेक्निक करके एक बार में, दो बार में, 4 बार जो है चलिए थोड़ा सा बात करके बताने का मेरा आग्रह है। जो बता रहा हूँ तुम्हारे से दोस्तों प्रयोग तौर पर है, तब आपके साथ बता रहा हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक व्यक्ति है फ्रेंड्स, जिसे कहा जाता है लिटन जो है ये आपका एक गवर्नर जनरल है। और ये है क्या आपको पता है तो 1876 से लेकर के 1876 से लेकर के 80 तक जो है शासन करता है। 1876 से लेकर के 80 तक शासन करता है। इसे दोस्तों भारत में क्रियावादी गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। इसके समय पर बहुत सक्रिय कार्य किए। और भारत में जैसे कि कौन कौन से कार्य किए दोस्तों? इसने जो है आर्म्स एक्ट लेकर के आया हुआ था। कौन सा एक्ट लेकर के आया हुआ था? ये आर्म्स एक्ट लेकर के आया हुआ था। इसके तहत जो है भारतीयों को हथियार लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के समय पर दोस्तों अकाल पड़ा था। और अकाल के समय जो था बख्तर में अकाल पड़ा था। अकाल के समय मौज मस्ती कर रहा था बंगाल में, लाखों लोग जो है मार गए थे। तो ऐसी क्रियाओं से दोस्तों ये वो ध्रुव रहता है कि लेकिन की प्रतिक्रियावादी कार्यों से क्या हुआ? भारत में जिन लोगों के अंदर बारूद भरा हुआ था वह टूट गया, तथा आंदोलन के रूप में बाहर निकल कर आया। तो यही कभी नहीं रुका। इसने जो है जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे, क्या जो समाचार पत्र थे, उन समाचार पत्रों का प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लेकर के आया। और उस कानून का नाम था दोस्तों का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या नाम था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और ये कब लाया गया था? ये 1878 में लाया गया, 1878 में लाया गया था। दोस्तों इस अधिनियम को जो है क्या कहा जाता है? एक नाम और देते हैं, गलघोटू एक्ट भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गलघोटू एक्ट भी कहा जाता है। इसका प्रावधान था दोस्तों जो भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और जो मुख्य रूप से टारगेट करके दोस्तों ये लाया गया था वो एक पत्रिका थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका जो बंगाल में चला करती थी, बहुत पॉपुलर पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। कई बार पेपरों में पूछी जाती है। और ये पत्रिका किसकी थी? ये पत्रिका थी आपकी शिशिर कुमार घोष की पत्रिका। शिशिर कुमार
घोष की जो है ये पत्रिका, ये पत्रिका दोस्तों अपना खेला खेल गई। इसने रातों रात जो है इस पत्रिका ने अपनी क्या कर ली, भाषा बदल ली, क्या कर ली, भाषा बदल ली। और ये पत्रिका दोस्तों जो पहले तो बंगाली में हुआ करती थी, बंगाली से रातों रात भाषा बदल कर क्या कर दी, इंग्लिश कर दी। इस कानून से पत्रिका बच गई। लेकिन जो इसके प्रभाव में दोस्तों, यानी कि कानून में जो भाषा था पत्र, उसका नाम था एक सोम प्रकाश पत्र भाषा था। कौन सा? सोम प्रकाश पत्र पर जो है बैन लगा दिया गया था। ये सोम प्रकाश पत्र जो था दोस्तों इसका था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने का पत्र था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? ये वही दोस्तों थे, ये समाज सुधारक थे, जिनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह का नियम लागू किया गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसका सही जवाब क्या होगा? हमने कहा सोम प्रकाश को नहीं, तो शो तो नहीं हो रहा, पास में क्या होगी, थोड़ा सा अधिकार हो रहा है और आगे वगैरह में दिखाई जा रहा है, तो हो सकता है शो को प्लीज तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सोम प्रकाश की दोस्तों बात की जाए तो सोम प्रकाश किसका समाचार पत्र था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, ये भी एक बात की हुई है। अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी? सुशील कुमार घोष की पत्रिका किसकी थी? उन्हीं बात हुई है। मिरापुर अखबार किसका था दोस्तों? ये भी मिरापुर अखबार था, राजा राम मोहन राय साहब का था, राजा राम मोहन राय जी का लिखा था ये समाचार पत्र था। न्यू इंडिया दोस्तों किसका था? ये एनी बिसेन जी का समाचार पत्र था। इसी प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। तब भी कैसे सॉल्व करो, सिर्फ मोबाइल में क्लिक मत करो, क्लिक मत करो, इसे जो है रफ नहीं बनाओ, कितने प्रश्न हो रहे हैं, 200 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, याद रखो। तो ये सही जवाब हो गया आपका। अगला प्रश्न की बात करते हैं। एक सेकंड चेक करने के लिए क्लास से डिस्टर्ब तो नहीं हुई, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वही बाद में क्या हो जाता है, तो परेशानी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि दोस्तों मौर्यकालीन अभिलेख है, तो एक मौर्यकालीन दोस्तों अभिलेख है और उस अभिलेख का नाम क्या है? उस अभिलेख का नाम है कारी तलाई। कारी तलाई अभिलेख जो है कहाँ पर पाया गया है? ये कृष्णाप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कृष्णाप कारी तलाई अभिलेख है मध्य प्रदेश के खतरागढ़ में स्थित है, मौर्यकालीन। दोस्तों मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन और अभिलेख की बात करूँ ना, तो आप देख सकते साथी अभिलेख, हाथी के संग में। अब देखिए कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश की जो है रायपुर में मिलेगा। आपसे पूछे फ्रेंड्स हैं फैक्ट देखिए, ये भी आपका है, एक आपका है रूपनाथ है। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है दोस्तों? ये ध्यान रखिए जबलपुर में कई लोग बता कहाँ पर मिलेगा, तो पश्चिम में मिलेगा। एक है आपका ध्यान रखिएगा खुरदरा अपने मौर्य काल की दोस्तों कहाँ पर मिलेगा? आपको मध्य प्रदेश के जो है तटीय जिले में मिलेगा। और अब देखें काली दवाई कहाँ पर मिलेगा? पनगुड़िया देखें दोस्तों, पनगुड़िया, पनगुड़िया देख लेगा, ये आपका और एक है सारो मारो। पनगुड़िया जो है आपका कहाँ पर मिलेगा? साइलोन या सीहोर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? पनगुड़िया जो है सीहोर में मिलेगा। मुझे लगता है तो उसके बाद दोबारा जरूर मिलेगा। आप चाहें जरूर सीहो जरूर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके यहाँ और बता दें जानकारी देते हैं कहाँ पर आएंगे मध्य प्रदेश से। फ्रेंड्स से और बात की जाए, फ्रेंड्स पिछले प्रश्न जरूर देखिएगा, किस से जरूर देखिएगा। आपके प्रश्न आपके प्रश्न 15% जो देख पा रहे हैं इसमें कहीं पूछा हुआ था अभी यहाँ 2015 का पेपर सॉल्व करा रहा था, जो भी मुझे डेली करवाता हूँ पेपर सॉल्व, उसे जरूर देखिएगा। कम से कम 20 साल के पेपर कर आज लगातार पूछे जा रहे हैं आया कैसे समझ। और अगर आपसे दोस्तों बात की जाए, आपसे पूछे तो अवंती जो था, अवंती का जो है गवर्नर भी रहा था, अशोक जो और काल का था गवर्नर भी रहा था। और ये दोस्तों 13 वर्षों तक यहाँ गवर्नर रहा था। अशोक ने जो दिल्ली की श्रेष्ठी की देवी हुआ करती थी जिसका नाम था श्री देवी, जो है दोस्तों उसने क्या किया था तो जो है विवाह किया था। आप ये अगले प्रश्न की बात करते हैं, मतलब मध्य प्रदेश क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गुर्जर बिहार स्थापना हुई थी। इसलिए देखिए गुर्जर बिहार वंश की दोस्तों बात की जाए तो स्थापना मूल रूप से कितनी हुई थी? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र का नाम है ना, तो ईमानदार राजा हरिश्चंद्र। लेकिन इसका क्षेत्र दोस्तों गुजरात में था। आगे चलकर के शासक थे जिनका नाम था क्या? नाम क्या है? नागभंज। और इन्होंने दोस्तों क्षेत्र विस्तार किया मध्य प्रदेश में
और इन्होंने जो है तो चैन को अपनी राज, चैन को जो है राज, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे चल करके शासक इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे जिनका नाम थे यह बहुत ही भी क्या थे, यह बहुत ही शासक भी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। और एक जो है उनका महत्वपूर्ण शासक है यार महिपाल के बारे में समझ सकते हैं। और एक जो है इसका भी शासक था बिल्कुल, इसका नाम था राज्यपाल, क्या नाम था, राज्यपाल है, ये जो था। तो फ्रेंड्स जो है इसमें आपको ध्यान रखना है मिहिर बोस के बारे में पर प्रश्न आ चुका है और आपसे क्या पूछा गया था इनके समय पर कौन सा यात्री जो है आया हुआ था भारत में जो है किससे यात्री यात्रा की थी। वो यात्री जो कौन था, सूर्य मान्य इनके समय पर जो है यात्रा की हुई थी। और जो महिपाल है देखो इसके समय पर कौन आया हुआ था, अल मसूदी नाम का जो है इराक का रहने वाला यात्री था, इराक का, तो इसने जो क्या की हुई थी यात्रा की हुई थी। तो ये राज्यपाल है ना, इसकी हत्या करवा दी थी किसने, चंदेल राजा जो है विद्याधर द्वारा जो है इसकी हत्या करवा दी थी, इसलिए क्योंकि महामूद त्रिवेदी के सामने फ्रेंड्स जी मिहिर भोज नाम का शासक है, इसके बारे में जो है वो आज भी जो है महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है आठ बराह की उपाधि धारण की, तो इसके बाद आठ बराह की जो है उपाधि आपको जो ये अगली बात करते हैं ये भी जानकारी दोस्तों ग्वालियर से पहले देखिए ग्वालियर सागर ताल में जो पाया गया है ग्वालियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बाणगंगा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है, बाणगंगा का मेला होगा था शहडोल जिले में बाणगंगा का मेला। कुछ और मेलों की बात करें क्या, उनकी बात करें तो वहाँ का एक बघेल किले से संबंधित है, तो बघेल किले में जो आपका दीवा में देखो कौन सा मेला लगता है, तो आप जानते हैं कि दीवा में एक तो महामृत्युंजय का मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला लगता है, रीवा में जो है महामृत्युंजय का मेला लगता है। और एक आपको ध्यान रखना है केवटी का मेला भी कहाँ पे लगता है, तो केवटी मेला जो है तो रीवा में। अगली बात करें सीधी में दोस्तों आपको ध्यान रखना चांदी देवी का कौन सा मेला ध्यान रखना है, चांदी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताएंगे सीधी में जो है चांदी देवी का मेला लगता है। और भी कुछ है, बात की जाए कदमों का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताएंगे कदमों का मेला जो है सतना देवी में लगता है, कदमों का मेला जो है कहाँ पर लगता है, सतना देवी में लगता है। तो और बाणगंगा का दोस्तों, तो बाणगंगा बाण सागर परियोजना क्या है, तो बाण सागर परियोजना दोस्तों बाण भट्ट के नाम पर, इसके नाम पर है। बाण भट्ट कहाँ के कवि थे, ध्यान रखिएगा शहडोल के थे, राजा हर्षवर्धन के दरबार में इसके दरबार में गए थे, राजा हर्ष के दरबार में गए थे। और इन्होंने जो दोस्तों रचना की हुई थी उसके अगर आप बात करें इन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, कौन सी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा हर्षचरित एक पुस्तक है, का नाम है पदामनी, हर्षचरित पदामनी, चंडी शतक देवी की पुस्तक है, ये पुस्तक है। और जो महाभद्र ने हर्षवर्धन को दोस्तों एक उपाधि थी, क्या नाम है, सर्व देवावतार नाम की उपाधि की जानकारी है। चलिए बहुत कुछ है दोस्तों इसी प्रकार का आप जानकारी करेंगे, पहले तो लगता है डिटेल में जाऊंगा तो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का प्रत्येक यूनिट से जो है कितने क्वेश्चन है, लगभग मैं 3 क्वेश्चन यूनिट प्रत्येक यूनिट से, तो जो है 9 यूनिट से 2 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तो करंट अफेयर वाली छोड़ देता हूँ क्योंकि करंट अफेयर चेंज होता रहता है, इसलिए मैं जीके कर देता हूँ। तो बाद में तत्ववाद पढ़ना आता है मध्य प्रदेश का, वो मैं परीक्षा पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ध्यान से पूछिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो आप ये देखेंगे पश्चिम घाट पर्वत में बना रहा हूँ, पर्वत आपका तो पर्वत में का दक्षिण भारत का हिस्सा बना दिया दक्षिण भारत का हिस्सा बना दिया। तो अगर आप ये जो दोस्तों देख पा रहे हैं ये वाला आप उत्तर देख रहा होगा यानी येलो कलर वाला, इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या है, पश्चिम में जो घाट होता है ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। तो इसके जो दोस्तों इसमें कौन कौन सी चोटी स्थित है, एक चोटी आपकी ये स्थित है, एक चोटी जो है आपकी ये स्थित है, और
एक चोटी आपकी ये स्थित है, एक चोटी आपकी ये स्थित है और एक चोटी आपकी ये दोस्तों पश्चिमी घाट में क्या चार चोटी यहाँ पर स्थित है। ये चार चोटी कौन कौन सी है इनके नाम बता देता हूँ और एक रूट बता देता हूँ। पश्चिम घाट पर्वत में दोस्तों एक चोटी है ये आपकी, इसका नाम है फ्रेंड्स कालसू वाली। क्या नाम है? कालसू वाली, कालसू वाली। और दोस्तों की बात करें कालसू वाली की ऊंचाई कितनी है? 1640, कितनी है? 1640 मीटर है। ये वाली जो आप चोटी देख पा रहे हैं इस चोटी का नाम है उत्तरे। क्या नाम है? उत्तरे में, उत्तरे का नाम है। और बात किया है ये आपकी चोटी जो है ये वाली चोटी है आपकी ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, इसी का दूसरा नाम पुष्पागिरी थी, ब्रह्मगिरी। और ये चोटी आप ध्यान रख सकते हैं ये वाली है आपकी महाबलेश्वर। क्या नाम है? ये है आपकी महाबलेश्वर। और ये वाली चोटी दोस्तों वो है आपकी उज्जैन, उज्जैन। और जो हमें ऊंचाई दिखाई देती है दिखती है 1892 जो है इसकी ऊंचाई। तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? ये वाली जो है पश्चिम घाट से चोटी का सही जवाब क्या होगा? ट्रेन से तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कालसू बाई को कहीं तो पूरा 40 मीटर और दूसरी व्यक्ति हो गया 1892। फ्रेंड्स जो ये वाली चोटी है इसका नाम है महाबलेश्वर। इस महाबलेश्वर चोटी से कौन सी चोटी होता है क्या आप जानते हैं? तो आपको बताऊंगी। यहाँ से जो कृष्णा नदी है कृष्णा नदी को महाबलेश्वर चोटी से होता है। और जो ब्रह्मगिरी है दोस्तों यहाँ से जो है कावेरी नदी को उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी कौन सी नदी का? कावेरी नदी का उद्गम होता है। उत्तरी में दोस्तों ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। तो आज जानते लिए कालसीबाई और महाबलेश्वर दोनों कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ब्रह्मगिरी या यहाँ पर स्थित है कर्नाटक में। इतनी जानकारी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है नीलगिरी का विस्तार दोस्तों कहाँ पर? मैप बनाना होगा समझते हुए ध्यान दूंगा। तो आपको दोस्तों इसी प्रकार से प्रत्येक जो है आप यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स ये वाला आप पर्वत देख पा रहे हैं, ये वाला पर्वत कौन सा है आपका? ठीक है, ये पश्चिम घाट पर्वत है। तो ये वाला पर्वत ये कौन सा पर्वत है? आपका पूर्वी घाट पर्वत है। और दोस्तों इनके मिलन स्थल पर एक पर्वत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत स्थित है, ये वाला स्थित क्या कहा जाता है? ये सूरत मिलन है। इस पर्वत बना रहा हूँ। ये दोस्तों पर्वत क्या कहलाता है? नीलगिरी पर्वत। क्या कहलाता है? इसी को हम क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। पर्वत, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। आपसे पूछेंगे नीलगिरी पर्वत कितने राज्य में स्थित है? 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वत है। कौन कौन से 3 राज्य? एक है दोस्तों आप केरल में जो इसका विस्तार है। एक है दोस्तों इसका विस्तार जो है कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। और एक जो है आपका दोस्तों इसका विस्तार जो है तमिलनाडु में भी देखने को। क्या कहते हैं? कर्नाटक का क्षेत्र है ये जो कर्नाटक का क्षेत्र मतलब कर्नाटक की जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या किया जाता है? कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और जो केरल का जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर जो है क्या करते हैं? यहाँ पर जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जो तमिलनाडु क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सबसे छोटी ऊंची चोटी स्थित है और सबसे ऊंची नाम क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। उसका नाम है नीलगिरी पर्वत की छोटा बेटा जो होता है उसकी सबसे का नाम है छोटा बेटा जो है सबसे। दोस्तों तमिलनाडु में क्या हो जाएगी? इसकी एक चोटी स्थित है, इसका हमने नाम जान लिया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऊटी नामक जो है पर्यटक स्थल की स्थिति में स्वास्थ्य है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत पर जो है 14 जनजाति रहती है। इतनी बातें यहाँ नीलगिरी का विस्तार दोस्तों कहाँ पर है? तो सभी में रहेगा, तमिलनाडु में दोस्तों 14 जनजाति की स्थित है। केरल में जो है फल पाए जाते हैं सदाबहार कर्नाटक और ये है।
सबसे छोटी कौन सी है? गोवा बेटा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण भारत में कौन सी पहाड़ी शामिल है? तो फ्रेंड्स ध्यान पूर्वक सुनिएगा फिर से। ये जो है दक्षिण का जो टाइप प्रकार की बात करते हैं। ये मैंने क्या बनाया? दक्षिण भारत का जो है ये मैंने बनाया। तो ध्यान से देखिएगा। ये जो है दोस्तों पहाड़ी या देखिए कौन सी पहाड़ी है? ये मिलेगी आपको पश्चिम घाट पहाड़ी। और ये जो दोस्तों पहाड़ी है ये कौन सी है? पूर्वी घाट पहाड़ी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये क्षेत्र देख पा रहे हैं कि जो रहेगा परिवार नीलगिरी पर्वत को जोड़ेगा, ये नीलगिरी पर्वत भी जोड़ेगा। और ये जो नीलगिरी के दक्षिण में आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला दोस्तों क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? दक्षिणी घाट कहा जाता है। क्या कहते हैं? दक्षिणी घाट कहा जाता है। ये दोस्तों कौन सा है? ये है आपका दक्षिणी घाट पर्वत। और ये आपका दक्षिणी घाट पर्वत से तमिलनाडु और केरल में स्थित है। कहाँ कहाँ में स्थित है? तमिलनाडु और केरला में स्थित है। दोस्तों आपका केरल और एक है आपका दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीन पहाड़ी इसमें दक्षिणी घाट के अंतर्गत ये जो रेड कलर से का क्या है आपका? तो केरल में कौन सी पहाड़ी स्थित है? दक्षिणी घाट पर्वत। तो यहाँ पर जो है अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी स्थित है? यहाँ पर जो है अन्ना मलाई पहाड़ी स्थित है। और दोस्तों केरल में अन्नामलाई पहाड़ी के साथ केरल में एक पहाड़ी और स्थित है जिसका नाम है इलायची पहाड़ी। क्या नाम है? इसे इलायची पहाड़ी। ये जो दोस्तों पहाड़ी है यहाँ पर भी यहाँ पर केरल में पड़ती है जिसका नाम क्या है? इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी फ्रेंड्स इलायची पहाड़ी जो है ध्यान रखिएगा कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? दक्षिण पहाड़ी कौन सी? तो आपका जवाब क्या होगा? इलायची पहाड़ी। दोस्तों जो अन्नामलाई पहाड़ी उस चोटी का नाम क्या है? अनाई मुखी है। उस चोटी का नाम क्या नाम है? अनाई मुखी जो है उस चोटी का नाम है अनाई मुखी। और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों यहाँ तक 36-95 ऊंचाई पे। और यह दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे क्या है? ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स है जो इलायची पहाड़ियाँ हैं दोस्तों की जो कार्डोन पहाड़ियाँ हैं इलायची पहाड़ियाँ तो ये जो कार्डोन पहाड़ियाँ कहा जाता है। और ये जो दक्षिण सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं केरल में स्थित है। तमिलनाडु में दोस्तों जो है यहाँ पर अगस्त मलाई पहाड़ी कौन सी पहाड़ी स्थित है? अगस्त मलाई पहाड़ी स्थित है। सभी के सभी दोस्तों दक्षिणी घाट पर्वत का हिस्सा है। यहाँ में दक्षिणी घाट पर्वत में केरल में दो पहाड़ियाँ आती हैं अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी जिसे कार्डन पहाड़ी कहा जाता है। तमिलनाडु में अगस्त मलाई पहाड़ी। और अगस्त मलाई से दोस्तों क्या होता है आपका यहाँ पर कौन शामिल नहीं किए हुए? दोस्तों प्रश्न का अर्थ है ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन करा नहीं मिला दिया टॉपिक करवाना है करवाना है। तो हमने देखा एक ने पश्चिम घाट देख लिया, एक ने नीलगिरी देख लिया, एक ने दक्षिण घाट देख लिया। सही जवाब क्या निकल करके आएगा? कि दोस्तों ये आपकी अगस्त मलाई पहाड़ी बताइए। थोड़ा सा यहाँ पर माफी चाहूंगा। तो जो अगस्त मलाई पहाड़ी बताई हुई है ना तो यहाँ की जो पहाड़ी है तमिलनाडु में जो स्थित है उसका नाम है पालनी पहाड़ी। क्या नाम है? पालनी पहाड़ी दोस्तों उसका नाम है। और पालनी पहाड़ी को दोस्तों सबसे पालनी पहाड़ी की दोस्तों क्या है? अगस्त मलाई जो है उनकी छोटी है। ये बात क्या है? चलिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? गोवन पहाड़ियाँ जो यहाँ पर स्थित हैं तो गोवन पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पर्वत आप देख पा रहे हैं ये क्या है? दक्षिण घाट पर्वत। दक्षिण घाट पर्वत। चलिए अगला प्रश्न काफी ज्यादा लग रहा है तो पास कराऊंगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन स्थित हुआ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जो है कौन स्थित हुआ है? चंद्रगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हुआ है। देनुआ नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ है? दोस्तों बात कर रहे हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देनुआ से हुआ है।
और जोगढ़ राष्ट्रीय जो है, जोगढ़ नदी दोस्तों डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान बिहार जिला में पड़ता है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर बिहार में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आप सब, होशंगाबाद में है। और ये कहाँ पर है आपका फ्रेंड्स, केरल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बांधव का भी मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, 1968 और 1983 जो टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया गया था, शामिल किया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा। अगली बात, मनिहार नदी के कहाँ से प्राप्त होती है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से जो है माधव नेशनल पार्क की शुरुआत होती है। और माधव नेशनल पार्क को 1958 में स्थापित किया गया था। तो ये सही और अच्छा। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हो रहा है, एक सेकंड का प्रश्न होगा। चलिए अपनी आई होप लिख लिया होगा। इस स्लाइड को कर सकते हैं। चलिए आई होप जो है ठीक हो चुका होगा, काफी परेशानी हुई है। ये देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो, तो अपनी अपना साफ करने के लिए चंबल नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, तो आप इसी भी समझिएगा ध्यान से। और चंबल नदी के उद्गम जो दोस्तों कहाँ से होता है आपका, तो जो है कहाँ से होता है, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन। फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा, देखिएगा कि ये जो है दोस्तों, ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश है। और हर चीज को मैं समझाना मेरी जो है आदत है, ये ऐसे समझाना नॉर्मल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलिए ये जो है आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पर से दोस्तों इस प्रकार से चोटी पड़ती है यहाँ पर। और इस चोटी का नाम क्या है फ्रेंड्स, चाना पाव पहाड़ी। क्या नाम है इसका, नाम है चाना पाव पहाड़ी। और ये दोस्तों चाना पाव पहाड़ी से इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। और ये उत्तर प्रदेश में जो ये कौन सी नदी थी, यमुना नदी है। यमुना नदी को है यूपी के जालौन जिले, कौन से जालौन जिले में हिंदू मिल जाती है। और इस नदी का दोस्तों नाम क्या है, चंबल नदी। चंबल नदी का दोस्तों कहाँ से होता है, जाना पाव पहाड़ी जो है इंदौर से होता। चलिए मुझे लगता है फ्रेंड्स मैं इसलिए बता देता हूँ, आगे चल करके देखिए बहुत सारे कुछ आएंगे जिससे चंबल नदी का देखिएगा। यहाँ दोस्तों तीन परियोजनाएं इस चंबल नदी परियोजना है, एक ये है और एक ये है। तो आपकी पहली परियोजना, इस परियोजना का नाम है, इसका नाम है आपकी गांधी सागर परियोजना, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर, दूसरे नंबर की परियोजना है राणा प्रताप सागर। और ये वाली जो परियोजना है इसका नाम है
जवाहर सागर परियोजना। तीनों परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित है। किसके माध्यम से तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में जो है संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखिएगा वो कहेंगे पूछा जाएगी मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना कौन सी पड़ती है? गांधी सागर परियोजना कहाँ पर पड़ती है? राणा प्रताप गांधी सागर परियोजना की क्षमता कितनी है? ध्यान दिएगा 115 मेगावाट की क्षमता। राणा प्रताप सागर की क्षमता 170 मेगावाट है और जवाहर सागर की क्षमता वो है आपकी 99 99 मेगावाट जो है उसकी क्षमता। दोस्तों जहानाबाद पहाड़ी इसकी सहायक नदी की बात करें तो ये जो है आपकी चंबल की सहायक नदी जिसका नाम है और दोस्तों यहाँ पर जो सहायक नदी जिसका नाम है सेवा नदी जो है सहायक नदी है। चंबल की है रतलाम जिले की नदी है जो आपकी यहाँ पर पूर्व सहायक नदी चंबल की और यहाँ पर जो है दोस्तों इसकी सहायक नदी जो है ये जो यहाँ दोस्तों एक का नाम पार्वती एक का नाम चंबल की सहायक चंबल नदी पर दोस्तों अगर बात की जाए तो झाड़ीदार जलप्रपात और चूड़िया जलप्रपात और एक जलप्रपात है जिसका नाम है पताल पानी जलप्रपात है। तीन जलप्रपात जिस तरह से दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। मुझे लगता है हमारे चैनल दोस्तों काफी तो ये चलिए इसका जो काफी बड़ी पहाड़ी दोस्तों बाकी है कौन सी बताएंगे क्षेत्र रिव्यू है। काफी बड़ी पहाड़ी जैसे अरावली पर्वत से दोस्तों बनारस देवी आदि है इसकी सहायक होती है। किसी चंबल शहर में सबसे कम सहायक शुरुआत से पानी से निकलती है देवी आदि ये निकलती है शुरुआत से जो है काफी गाँव से। चलिए अगले की बात करते हैं और चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना स्थित है? यहाँ पूरा गलत है परियोजना स्थित नहीं क्या होगा परियोजना नहीं हुआ। दोस्तों इसकी देखेंगे इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर पड़ती है? दोस्तों ये खंडवा जिले में पड़ती है। राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों आपकी राजस्थान की है और जवाहर सागर परियोजना आपकी राजस्थान की सागर परियोजना आपकी मंदसौर जिले में पड़ती है। ये दोस्तों तीन परियोजनाएं ये चंबल नदी पर स्थित है और ये दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में क्या है। हमने इसमें भी देखा था कि राणा प्रताप सागर परियोजना क्षमता कितनी है? 176 मेगावाट है। जवाहर सागर 99 मेगावाट है। गांधी सागर जो है 115 मेगावाट है। कौन सी कहता है किस पर नहीं है उस पर चंबल नहीं तो इंदिरा सागर परियोजना है ये आपकी खंडवा जिले में स्थित है। ये नवादा नंबर चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिस्टम जो है हो गया है। अगली बात करते हैं रामेश्वर त्रिवेणी संगम के निर्माण में कौन सी नदी सहायक है? दोस्तों अभी इसकी शायद देखी थी हमने देखिएगा यहाँ पर देखिएगा चंबल नदी वाली में यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों ये बनता है आपका रामेश्वर त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ से आती नदी और यहाँ ऊपर से बनास नदी आती है और चंबल नदी तीनों के द्वारा दोस्तों राजस्थान है। तो ये संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तीन इसमें जो है आपकी इसमें तीन दूसरा नियम शामिल है पूरी में बिल्कुल शामिल नहीं है। तीनों पर जो है ये संगम बनता है इसका नाम है राजस्थान कहाँ पर बनता है कैसे आपका राजस्थान में बनता है। चंबल नदी को दोस्तों पूरी जानकारी ध्यान रखिएगा आपने प्राचीन नाम को उससे चंबल नदी की लंबाई को उससे जल विभाग को करनी है परियोजना भी करनी है और दूसरी दोस्तों ये जो है ध्यान रखिएगा पीढ़ियों का निर्माण करके और इनका वर्णन जानी जाती है केंद्र जो है ना और शिव डिग्री में उनसे प्रभावित होती है। लंबाई और प्राचीन नाम का है धर्मावती दूसरा प्राचीन नाम है कामधेनु नदी से किया जाता है। कामधेनु चंबल नदी में कुछ जीवों का संरक्षण किया जाता है कौन सा एक ध्यान रखिएगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है और एक जो है परिवार का संरक्षण किया जाता है। चलिए क्या है ये जीव जो है अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल आपकी सरला गहलोत है प्रथम महिला राज्यपाल। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन थी तो आपको बताएंगे उमा भारती। दोस्तों आप महिला जो विधानसभा सचिव कौन थी तो आपको बताएंगे निर्मला
जमुना देवी दोस्तों विजेता महिला उपाध्यक्ष हैं विधानसभा की, नेता प्रतिपक्ष की रही है, नेता प्रतिपक्ष की रही है विधानसभा वाली प्रथम महिला। अगली प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है वो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारत कहाँ से किया गया है? वह परिवार और देशों मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो किया है अमेरिका से किया गया है। या फिर दिया आयरलैंड के लिए नीति के प्रकार होता है भारतीय संविधान के आकार विभाग। ऑस्ट्रेलिया से हमने देखो क्या लिया हुआ है समवर्ती सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से बहुत अमेरिका से दोस्तों बात करें मौलिक अधिकार हुए अमेरिका का सिद्धांत दिया गया प्रस्तावना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना की शब्दावली कहाँ से दोस्तों याद रखिएगा प्रस्तावना के बारे में शब्दावली कहाँ शब्दावली बात बताएंगे अमेरिका की। ठीक है यदि आपसे पूछा जाए तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निकाल दिया है समाजवाद जो हासिल किया गया है वो किया गया है प्रस्तावना में दोस्तों स्वतंत्रता और किया गया है। अगर आप पूछा जाए कि प्रस्तावना का जो दर्शन है वो कहाँ से बताएंगे पूछा है शब्दावली। शब्दावली मतलब जैसे हमारे प्रस्तावना लिखा हुआ है हम भारत के लोग अमेरिका की प्रस्तावना लिखा हुआ है कि अगर पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शब्दावली कहाँ से संबंधित है। चलिए अगली बात करते हैं तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होते हैं क्योंकि साल उठाकर देखिएगा इकोनॉमिक सेवा संस्थान गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है गलत हो रहा है कौन इसके बारे में जो है और देखिएगा ये कंपनी 1957 के बाद हिंदी का बोले जो ये होती है एनबीएफसी एनबीएफसी का पूरा नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यह दोस्तों एक प्रकार की क्या होती है बैंकिंग से संबंधित कंपनी बैंकिंग लेकिन ये जमा स्वीकार नहीं कर सकती है जमा कर सकती है स्वीकार कर सकती है कौन जमा फिक्स डिपॉजिट की जरूरत जमा स्वीकार कर सकती है और ऐप में चालू खाता में यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत सही बात है यह ऋण तथा प्रतिभूति के अधिग्रहण में लगी रहती है पूरी बात सही है। ये वित्तीय कंपनियां हैं जो बैंक संबंधित सभी कार्य करती है गलत है सभी कार्य करती हैं ऋण लेती है प्रतिभूति लेती है परंतु दोस्तों सभी लोगों के जमा केवल सावधि जमा ये बचत खाता खोलने का अधिकार नहीं है ये सही है बचत खाता नहीं खोल सकती कैसे फिक्स डिपॉजिट वाले खाता खोल सकते ये आप बंद कर दिएगा ये ऑप्शन आपको सी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 किस जिले से नहीं होता है राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 52 दोस्तों कहाँ होता है राजस्थान से होता राष्ट्रीय राजमार्ग 52 और उस प्रकार से कहाँ तक जाता है ये दोस्तों महाराष्ट्र की तरफ चला जाता है इसमें मध्य प्रदेश में आता है तो आपको करके ध्यान रखना यहाँ पर कौन कौन सी सबसे पहले जाता है ये राजगढ़ में आता है आपका राजगढ़ दूसरे तौर पर ब्यावरा से आता है ब्यावरा फिर दोस्तों ये है शाजापुर से शाजापुर में जाता है शाजापुर में फिर भी वही है देवास में आता है फिर ये दोस्तों आपका इंदौर में आता है फिर आपका जो है सेंधुआ में आता है इसी प्रकार की नहीं जाता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 264 चौराहा को कहा जाता है नेशनल हाईवे का चौराहा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न गेहूँ किसके संस्करण से बनाया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर गेहूँ है इसका नाम क्रिटिकल नाम में गेहूँ है कौन सा गेहूँ है आप देखिएगा गेहूँ किसकी संस्करण से बनाया गया है तो यह है सरसों और गेहूँ के जो लिलिस बनी हुई है
अगर गेहूं की अगर आपसे किसके दूसरी जाए किसमें कौन कौन पूरा एक किसी के सर्वोत्तम ध्यान रखना सोना ध्यान रखना है कल्याण ध्यान रखना है लोग मम्मी सभी क्या है गेहूं के बारे में दोस्तों और आपसे बात करूँ मध्य प्रदेश में कौन सी गेहूं के उत्पादन जाना जाता है वाक्य बताएंगे ये जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं संधान के जयपुर में पानी ध्यान रखना है यहाँ पर सर्वाधिक जो मतलब मध्य प्रदेश में खाई जाने वाली फसल है सर्वाधिक खाद्यान्न फसल है ये ध्यान रखना है और गेहूं के बारे में वो भी आपको हिंदू लोग से संबंधित है हिंदू लोग गेहूं से संबंधित है हिंदू और हिंदू लोग एक से संबंधित है गेहूं से संबंधित है तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों और अगला प्रश्न क्या है अर्थव्यवस्था में अजैव वस्तु का कृत्रिम रूप से उपभोक्ता की ओर बढ़ना क्या है तो आप जानते हैं सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में क्या होता है उत्पादक होते हैं यानी हरे पौधे होते हैं और हरे पौधे को कौन खाते हैं बिल्कुल शाकाहारी भी खाते हैं कौन नहीं खाते हैं शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी कौन खाते हैं बिल्कुल मांसाहारी खाते हैं मांसाहारी खाते हैं और मांसाहारी क्या कहते हैं बिल्कुल शीर्ष उपभोक्ता होते हैं शीर्ष उपभोक्ता यानी बड़ी चीजें बात हो गया शीर्ष उपभोक्ता तो दोस्तों ये जो एक नियम है जिसका नाम है 10% का नियम 10% नियम इसमें बताया गया है अगर कोई जीव इतना सा जहर खा लेता है मतलब इस उत्पादक वाला कोई इतना सा खा लेगा तो दोस्तों अगला जीव उत्पादक को खाएगा यानी शाकाहारी को खाएगा तो फिर दोस्तों क्या होगा इतना होगा यानी यहाँ अगर 10% है यहाँ कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा वो जहर और यहाँ जाकर कितना हो जाएगा 1000% हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 10,000%। इस प्रकार से दोस्तों 10% प्रीमियम की कहा मतलब 10% का जो हर बार जो है 100% बढ़ता रहता है दुगना तिगना होता है इसी प्रकार से क्या है दोस्तों जहर बढ़ता रहता है ऐसे में क्या होता है दोस्तों जैसे हम डीडीटी खाद का प्रयोग करते थे पारा का प्रयोग किया जाता था तो दोस्तों जैसे कि जिस पौधे में चला गया हमने डीडीटी खाद का प्रयोग करते थे कीटनाशक के रूप में उसे पशुओं ने खाया और पशुओं को जो है मनुष्य ने खाया तो इससे क्या हो रहा था दोस्तों जैसे डीडीटी पर क्या कर दिया गया बैन कर दिया गया तो यही डिफरेंस है आपका 10% का ही जो कि इसे क्या कहते हैं दोस्तों इस प्रकार से जहर की मात्रा का बढ़ना क्या कराता है जैव आवर्धन कहलाता है यही प्रश्न गहराई खाद्य श्रृंखला में अवयव रूप से उपभोक्ता को वर्णित किया जाता है जैव आवर्धन ये 10% का नियम आपसे पूछा जाए क्या होगा इस प्रश्न का नियम का ये है लिंग मानवाद इसके द्वारा लिंग मानवाद का नियम दिया गया अवयव के कारक कौन से जहाँ सबसे कम कहाँ पर होगा तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कम है सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा यहाँ पर ज्यादा चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है जैसे सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो महाद्वीप पूरी धरती की बात कर रहा हूँ जल सभी में तो सबसे ज्यादा दोस्तों जैव विविधता कहाँ पाई जाती है महासागर में महासागर यहाँ पर महासागरों में पाई जाती है और महासागरों में भी जो तट भी पाई जाती है महाद्वीपीय मध्य तट होती है वहीं पर प्रभावित कहाँ पर विश्वकीय वर्षा बनाओगे कहाँ पर मिलती है विश्वकीय एक जो है एक दिनों की ओर जो है घटती जाए दिनों की ओर जो है करो की कम होती है दिनों में सबसे कम हो जाती है स्थिति है और यहाँ से धुआं देखा तो दिनों की एक प्रकार से लगातार कम होती रहेगी और यहाँ को पहाड़ों में जो दोस्तों बात करें किसका प्रश्न है कि पहाड़ों के ऊंचाई वाले भाग होते हैं ऊंचाई वाले भाग वहाँ पर क्या होती है कम होती है निचले भाग ऊंचा भाई को अब आपको समझना है सर्वाधिक जैविकता कहाँ पर होती है महाद्वीप पर पश्चिम मिलेगा धरती में अगर स्थल सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है स्थल में सर्वाधिक विश्वकीय क्षेत्र में देखिए सभी आते हैं भूमि क्षेत्रों में क्या होती है सबसे कम होती है
उसके बाद में जो है स्थिति से चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। जैव विविधता दिवस की बात करेंगे 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है असमेलित जीवसीधा सही सही प्रश्न थोड़ा सा मुझे लगता है पहला तो रोबोट का प्रश्न क्योंकि नाइट एंगल जो है नाइट एंगल क्या है एक प्रकार की नर्स है ध्यान रखिएगा नाइट एंगल 90 जो एक प्रकार क्या है नर्स है ब्रावो जो है दोस्तों भारत का क्या है आपका औद्योगिक रोबोट है जैसा है भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है टाटा कंपनी द्वारा बनाया जाता है विज्ञान जो है दोस्तों विज्ञान ध्यान रखिएगा जो इसरो द्वारा जो बनाया गया था रोवर विज्ञान वो क्या है आपका दोस्तों ये रोवर है रोवर 1 लाख करोड़ दोस्तों ये एक आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित आपदा प्रबंधन वाला रोबोट रोबोट जो अगले प्रश्न दोस्तों अगर आपसे पास में पूछा है तो जैसे कोई यहाँ पर मैंने होटल सही से उत्तर बताएंगे प्रश्न अगली बात करते हैं प्रथम 3D प्रिंटेड रोबोट कौन सा है दोस्तों ये प्रथम 3D प्रिंटेड रोबोट कौन सा है परमाणु जो है 3D प्रिंटेड रोबोट जो सार्वजनिक है अपशिष्ट कचरा से बनाया गया पहला रोबोट क्या अपशिष्ट अपशिष्ट कचरा से बनाया गया पहला रोबोट 10वीं जो है दोस्तों का प्रथम रोबोट जो कर रहा है हिंदी बोलने वाला प्रथम जो रोबोट दोस्तों प्रथम अजीब रोबोट है अफ्रीका के मेरन से बनाया गया है चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अगला प्रश्न कि अनुसूचित जनजाति के लोकसभा आरक्षण किस अनुच्छेद में है मैं फटाफट बात कर देता हूँ आरक्षण की बात की जाए राजनीतिक आरक्षण की बात करना सभी की बात करना ऐसा तो है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इसलिए अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज में दोस्तों आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है पंचायती राज में अगर आपसे पूछा जाए नगरीय निकाय में आरक्षण किस नगरीय के निकाय होते हैं उनमें आरक्षण किसके तहत है अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में किसकी आपके अनुच्छेद में फिर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में फिर आपसे पूछे कि शिक्षा संस्थान में आरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है फिर आपसे पूछे सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में किया गया है तो सभी के पंचायती राज दोस्तों जो आरक्षण है वो है आपका अनुच्छेद 245 में नगरीय निकायों के तहत जो आरक्षण है वो 245 में विधानसभा में जो आरक्षण है वो है आपका अनुच्छेद लोकसभा में जो है 230 में है और विधानसभा में जो है 232 में और शिक्षा संस्थानों में दोस्तों अनुच्छेद 15(4) में है और सरकारी नौकरी में दोस्तों 16(4) में इस प्रकार से आप इतिहास सभी पता रहे आगे सरकार आरक्षण क्या होगा प्रावधान क्या होगा कई लोगों को पता ही नहीं राजनीति जो होती है ना वहाँ पर राजनेता इस प्रकार से चले थे आरक्षण खत्म हो गया और इसलिए जो क्या है मान स्टूडेंट के साथ तुम्हारा स्टूडेंट पेपर खत्म होने वाला है और कौन सा खत्म होगा ये वाला खत्म हो रहा है राजनीति इसका सही जवाब क्या हो जाएगा लोकसभा 330 में एक दिया हुआ 330 चलिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स से और लास्ट क्वेश्चन है हो गया तो ये थोड़ा सा मुझे बताना था यहाँ पे तो पता है गर्म हो चुका है तो जो है एंड कर रहा है बहुत तेज गर्म हो रहा है मैं इसका उत्तर बता देता हूँ ये लिखा हुआ है तो लास्ट क्वेश्चन जनगणना 2013 के अनुसार सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा सर्वाधिक जनजाति है तो जिला सही ऑप्शन लगा हुआ है आपका ऑप्शन ए भी है आपका सही रहेगा सही क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है आपको पूछे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है एच एच डी डी न्यूनतम चाहे तो प्रतिशत चाहे वो जनसंख्या हो दोनों कहाँ पर है उज्जैन में जो है सर्वाधिक एस पाई जाती है सर्वाधिक एस पाया जाता है ठीक है ठीक तो उनकी फ्रेंड्स क्या होगा हमारी क्लास को कल मैं रिप्लेस करूँगा ये सही रहेगा अगर आपको पसंद आई क्लास कीजिएगा बात कीजिएगा हम धन्यवाद